हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। देखो बच्चों, NMTS की ऑनलाइन क्लासेस को आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। हम आपका निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण पर पता चल रहा है कि आप बहुत कम वीडियो को देख रहे हैं। देखो बच्चों, हमारे देश में कोरोना महामारी के कारण स्कूलों की 30 जुलाई तक छुट्टी की घोषणा की गई है और आगामी आदेश भी तो संभावना ऐसी यानी कि जताई जा रही है कि स्कूलों में छात्र लगभग 15 अगस्त के बाद आने की संभावना है। तो बच्चों, बायोलॉजी का सिलेबस की बात करें, हम 12th साइंस के सिलेबस की बात करें हम तो लेंथी है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे विद्यालय की मैनेजमेंट ने ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन निकाला है, जिससे आप लोगों की जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, वो भी प्रभावित ना हो और समय पर कोर्स भी संपन्न हो जाए। इसलिए लगातार आपको ऑनलाइन वीडियो पर स्टडी कराई जाए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप घर पर रहकर और ऑनलाइन क्लासेस का मजा लीजिए, स्टडी करिए, नोट्स बनाइए और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। देखो बच्चों, पाठ नंबर 23 में जो श्वसन है, मानव में श्वसन, उसका आखिरी टॉपिक है श्वसन संबंधी रोग। बेटा, श्वसन संबंधी रोग में पहला रोग था दमा। इसको हम अस्थमा कहते हैं। यह रोग आपको कंप्लीट करा दिया गया है, समझा दिया गया है, लिखा भी दिया है कि यह एक श्वसन संबंधी रोग है जो कि एलर्जन के कारण उत्पन्न होता है। इसके कारण एलर्जन। अब एलर्जन क्या होता है? एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारकों को हम एलर्जन कहते हैं, जैसे धूल है, धुआं है, परागकण है, ठंड है, धूम्रपान है। ये सभी जो कारक हैं ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एलर्जी उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें एलर्जन कहते हैं। इस रोग में जो श्वसनीय हैं, बाईं श्वसनी और दाईं श्वसनी, अर्थात श्वास नली वक्षगुहा में प्रवेश करने के बाद विभाजित होकर श्वसनियों का निर्माण करती। उस श्वसनियों में श्लेष्मा अधिक मात्रा में स्रावित होती है, जिससे श्वसनियों में सूजन उत्पन्न हो जाती है। इससे सांस लेने में कठिनाई होती है। उसका जो अवकाश है, जो भीतरी अवकाश है, वह अवकाश कम हो जाता है। सूखी खांसी भी रहती है और बहिःश्वसन के समय जब श्वास छोड़ते हैं तो उस समय गड़गड़ाहट या सीटी जैसी आवाज उत्पन्न होती है। अगर हम उपचार की बात करें, सबसे पहले हम अगर इनकी बचाव की बात करें, इस रोग के होने से कैसे बचा जा सकता है, तो जिन व्यक्तियों को जिन कारकों से एलर्जी है, उन एलर्जन से हमें बचना चाहिए। इसके अलावा उपचार के अंदर ब्रांकोडायलेटर या एंटीबायोटिक औषधियों का, एंटीबायोटिक औषधियां हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। दूसरा रोग है इसमें ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। यह भी एक श्वसन संबंधित रोग है। इसको मैं वैसे एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको लिखा दूंगा कि यह भी श्वसन संबंधित रोग है, जिसमें श्वसनियों की आंतरिक सतह पर सूजन आ जाती है। लक्षणों की बात करें, लगातार खांसी का रहना, अत्यधिक श्लेष्मा का स्रावण होना, अत्यधिक हरे व पीले रंग का कफ आना,
सांस लेने में कठिनाई, ये इस रोग के लक्षण हैं। अब रीजन क्या है, आखिर कारण क्या है, ये रोग क्यों होता है? यह रोग धूम्रपान के कारण, जो बीड़ी सिगरेट हैं उनके अंदर निकोटिन पाया जाता है और निकोटिन के कारण अत्यधिक श्लेष्मा स्रावित होती है, जिससे श्वसनियों में सूजन आ जाती है। इसके अलावा सूजन आ जाएगी, सांस लेने में कठिनाई होगी और श्वसनियों की जो आंतरिक भित्ति में जो सेल्स पाई जाती है, पक्षमावी सेल्स, वे नष्ट हो जाते। बचाव की बात करें हम तो धूम्रपान नहीं करना चाहिए, बीड़ी सिगरेटों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एंटीबायोटिक औषधियों का भी उपयोग करना चाहिए। तो बेटा ब्रोंकाइटिस रोग समझ में आ गया। यह भी एक श्वसन संबंधी विकार है जिसमें श्वसनियों की आंतरिक सतह में सूजन आ जाती है। लक्षणों की बात कर रहे हैं हम, लगातार खांसी रहना, अत्यधिक श्लेष्मा का स्रावित होना, अत्यधिक हरे व पीले कफ का आना, सांस लेने में कठिनाई आना, ये सभी इस रोग के लक्षण होते हैं। रीजन क्या है इसका कारण क्या है कि बीड़ी सिगरेट में निकोटिन होने के कारण यह श्लेष्मा को अधिक मात्रा में स्रावित करते हैं, जिससे श्वसनियों में सूजन आ जाती है और श्वसनियों की आंतरिक भित्ति में जो सेल्स पाई जाती हैं वे नष्ट हो जाती हैं। बचाव की बात करें हम, हमें धूम्रपान अर्थात बीड़ी सिगरेट हुक्का आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ये ब्रोंकाइटिस रोग हो गया आपका, इसको साथ के साथ आप लिखते चलिए। यह एक श्वसन संबंधी रोग है, यह एक श्वसन संबंधी रोग है। लिखते चलो बेटा साथ साथ। यह एक श्वसन संबंधी रोग है जिसमें श्वसनियों में सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है। सूजन आ जाएगी तो सांस लेने में क्या होगी बेटा, यानी कठिनाई होगी। रोग के लक्षण लिखिए, लक्षण हेडिंग डाल के लिखिए आप। यह एक श्वसन संबंधी रोग है जिसमें श्वसनियों में सूजन आ जाती है, जो श्वसनियों की जो आंतरिक सतह है उसमें सूजन आ जाती है। लक्षणों की बात करें बेटा हम, लगातार खांसी रहना, लगातार खांसी रहना, अत्यधिक श्लेष्मा स्रावित होना, अत्यधिक श्लेष्मा का श्रावण होना, अत्यधिक हरे पीले रंग का कफ आना, अत्यधिक हरा पीला रंग का कफ आना, हरा पीला कफ आना, सांस लेने में कठिनाई होना, सांस लेने में कठिनाई आना इत्यादि, ये इस रोग के लक्षण होते हैं। लगातार खांसी रहना, अत्यधिक श्लेष्मा का श्रावण, अत्यधिक हरा पीला कफ आना, सांस लेने में कठिनाई। इसका कारण लिख लीजिए बेटा आप। इसका रीजन क्या हो सकता है इस रोग का? बीड़ी सिगरेट में क्या होता है बेटा, निकोटिन होता है, जिसके कारण क्या होगा, बीड़ी सिगरेट आदि में निकोटिन उपस्थित होने के कारण, बीड़ी सिगरेट आदि में उपस्थित निकोटिन होने के कारण अधिक मात्रा में श्लेष्मा का स्रावण होता है, जिससे श्वसनी में सूजन आ जाती है। लिख लीजिए इसमें, बीड़ी सिगरेट आदि में उपस्थित निकोटीन के कारण अधिक मात्रा में
अधिक मात्रा में श्लेष्मा का श्रावण होता है, अधिक मात्रा में श्लेष्मा का श्रावण होता है, जिससे श्वसनी में सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है और इसके अलावा सूजन आ जाती है और श्वसनी की आंतरिक सतह में श्वसनी की आंतरिक सतह में उपस्थित सेल्स नष्ट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ठीक है बेटा, ये इसका रीजन हो गया। उपचार की बात बचाव की करें हम तो बेटा बीड़ी सिगरेट तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। बचाव लिख देंगे हम इसमें, बीड़ी सिगरेट तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपका ब्रोंकाइटिस रोग था, ये खत्म हो गया बेटा। यह एक श्वसन संबंधी रोग है जिसमें श्वसनियों की आंतरिक सतह में सूजन आ जाती है। लक्षण आपके सामने हो गए बेटा, लगातार खांसी रहना, अत्यधिक श्लेष्मा का श्रावण होना, अत्यधिक हरा पीला कफ आना और सांस लेने में कठिनाई आना, ये लक्षण है। इसके कारण देख लीजिए बेटा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू आदि में उपस्थित जो निकोटिन है वह अधिक मात्रा में श्लेष्मा का श्रावण करती है, जिसके कारण श्वसनियों की आंतरिक सतह में सूजन आ जाती है और श्वसनी की जो आंतरिक सतह पर जो सेल्स पाई जाती है पक्षमावी सेल्स, वे नष्ट हो जाती हैं। बचाव की बात करें हम तो हमें तंबाकू यानी बीड़ी सिगरेट आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगला रोग जो होगा वो आपके सामने एम्फीसेमा। ठीक है बेटा, तीसरा रोग, दो खत्म हो गए बेटा आपके, पहला दमा, दूसरा ब्रोंकाइटिस। तीसरा रोग लिख लीजिए हेडिंग एम्फीसेमा। एम्फीसेमा रोग हो गया अगला, तीसरा। एम्फीसेमा, एम्फीसेमा रोग हो गया बेटा अगला। देखिए बेटा, यह फेफड़ों से संबंधित रोग है। किससे संबंधित है बेटा? यह फेफड़ों से संबंधित रोग है जो कि मुख्य रूप से धूम्रपान करने से होता है। रीजन क्या हो जाएगा बेटा इसका? धूम्रपान के कारण उत्पन्न होता है। लगातार धूम्रपान करने से निकोटीन के कारण फेफड़े लगातार उत्तेजित होते रहते हैं। लगातार धूम्रपान करने से निकोटीन के कारण फेफड़े लगातार उत्तेजित होते रहते हैं, जिससे फेफड़ों की जो पाइपकाएं हैं उनकी भित्ति गलने लग जाती है। जब भित्ति गल जाती है तो गैसों के आदान प्रदान के लिए जो सतही क्षेत्रफल है वह कम हो जाता है, अर्थात गैसों का आदान प्रदान सही ढंग से नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि संयोजी ऊतक जो कोलेजन तंतु हैं, उन कोलेजन तंतु की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे जो फेफड़े हैं वो फेफड़े सही ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं, अर्थात
फेफड़ों में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। प्रत्यास्थता जैसे रबड़ के अंदर रबड़ को खींचते हैं, छोड़ने पर वह वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। सेम स्थिति फेफड़ों की होती है, फूलना सिकुड़ना, फूलना सिकुड़ना। तो जब संयोजी ऊतक जो कोलेजन तंतु की मात्रा अधिक हो जाएगी, किसके कारण? धूम्रपान के कारण, तो फेफड़ों में प्रत्यास्थता कम होती है, प्रत्यास्थता कम हो जाती है, जिसके कारण जब वह श्वसन होगा तो अधिक मात्रा में वायु शेष रह जाती है। यहाँ पर फेफड़ों में प्रत्यास्थता कम हो जाएगी, फेफड़े सही ढंग से संकुचित नहीं होंगे, तो उसके अंदर वायु अधिक मात्रा में भरी रह जाती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान सही ढंग से नहीं हो पाता है, अर्थात सांस लेने में कठिनाई होती है। बचाव की बात करें बेटा तो वही धूम्रपान नहीं करना चाहिए। उपचार की बात करें तो एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। यह आपका एम्फीसेमा रोग हो गया, इसको आप लिखिए। यह फेफड़ों से संबंधित रोग है, यह फेफड़ों से संबंधित रोग है। यह फेफड़ों से संबंधित रोग है, जो कि मुख्य रूप से धूम्रपान के कारण उत्पन्न होता है। धूम्रपान के कारण उत्पन्न होता है। यह फेफड़ों से संबंधित रोग है, जो कि मुख्य रूप से धूम्रपान के कारण उत्पन्न होता है। लगातार धूम्रपान करने से निकोटीन के कारण फेफड़े लगातार उत्तेजित होते रहते हैं, क्या फेफड़े जब लगातार उत्तेजित रहेंगे तो फेफड़ों की जो वायु कूपिका है, जिससे वायु कूपिका की भित्ति गलने लग जाती है। वायु कूपिका की भित्ति गलने लग जाती है, या गल जाती है, जिससे गैसीय प्रदान और गैसीय आदान प्रदान के लिए सतही क्षेत्रफल कम हो जाता है। सतही क्षेत्रफल कम हो जाता है। सतही क्षेत्रफल कम हो जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए बेटा, यहाँ तक लिखिए बेटा। यह फेफड़ों से संबंधित रोग है, जो कि मुख्य रूप से धूम्रपान के कारण उत्पन्न होता है। लगातार धूम्रपान करने से निकोटीन के कारण फेफड़े लगातार उत्तेजित होते रहते हैं, और अब लगातार उत्तेजित रहेंगे तो जिससे वायु जो कूपिका है उनकी भित्ति गल जाती है, जिससे सतही क्षेत्रफल जो गैसों के आदान प्रदान के लिए वह कम हो जाता है। संयोजी ऊतक की मात्रा जब अधिक हो जाएगी तो फेफड़ों की प्रत्यास्थता कम हो जाती है।
और बहिःश्वसन के दौरान अधिक मात्रा में वायु फेफड़ों में शेष रह जाती है। इसके अलावा बहिःश्वसन के दौरान जो फेफड़े हैं वो सही तरह से संकुचित नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा इस रोग में सांस लेने में कठिनाई आती है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, संयोजी ऊतक कोष्ठक में कोलेजन तंतु लिख देंगे हम। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक कोष्ठक में कोलेजन तंतु, कोलेजन तंतु की मात्रा अधिक होने से फेफड़ों की प्रत्यास्थता कम हो जाती है, जिसके कारण या जिससे बहिःश्वसन के समय फेफड़ों में अधिक मात्रा में वायु भर जाती है, यानी कि गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाता। क्योंकि बहिःश्वसन के समय क्यों भर जाएगी? क्योंकि बहिःश्वसन के समय फेफड़े सही रूप से यानी कि पर्याप्त रूप से संकुचित नहीं होते हैं। फेफड़े पर्याप्त रूप से जितना होना चाहिए पर्याप्त रूप से संकुचित नहीं होते हैं, और इस रोग में सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है बेटा, दोबारा से सुनिए एमपी सेमा के बारे में। बहुत सिंपल रोग हैं, सभी पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। यह फेफड़ों से संबंधित रोग है जो कि मुख्य रूप से धूम्रपान के कारण होता है। अब जब हम लगातार धूम्रपान करते हैं तो मैंने पहले बताया बीड़ी, सिगरेट, जो हुक्का, तंबाकू, इनमें सब में क्या है? निकोटिन होता है। तो जब निकोटिन है तो उस निकोटिन के कारण जो फेफड़े हैं, क्योंकि उत्तेजक पदार्थ है, तो फेफड़े लगातार उत्तेजित होते रहते, जिसके फलस्वरूप जो वायु कूपिकाएं हैं उनकी भित्ति गल जाती है, जिससे गैसीय आदान प्रदान के लिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए सतही क्षेत्रफल कम हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट लाइन से मैंने बोला था, समझाया भी था कि जो संयोजी ऊतक है वो भी कौन से? कोलेजन तंतु, पीले लास्टिक तंतु ये होते हैं नहीं होते हैं? जो कोलेजन तंतु है इनकी मात्रा जब बढ़ जाती है, तो फेफड़ों की जो प्रत्यास्थता है वह कम हो जाती है, अर्थात फेफड़े संकुचित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण फेफड़ों के अंदर अधिक मात्रा में वायु रह जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। बचाव की बात करें बेटा तो धूम्रपान नहीं करना चाहिए। बचाव में लिख देंगे बेटा हम धूम्रपान से बचना चाहिए, धूम्रपान के सेवन से बचना चाहिए, ये लिखिए। धूम्रपान के सेवन से बचना चाहिए।
ठीक है बेटा। उपचार लिखेंगे बेटा हम, एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, इसके अलावा ब्रोंकोडायलेटर का भी उपयोग करना चाहिए। लिख देंगे बेटा इसमें ब्रोंकोडायलेटर और एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। एंटीबायोटिक औषधियों का उपयोग करना चाहिए। ये आपका एमपी सेमाफोर कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर सुन लीजिए बेटा, समझा देता हूं इसको। यह फेफड़ों से संबंधित रोग है जो कि मुख्य रूप से धूम्रपान करने से उत्पन्न होता है। लगातार धूम्रपान करने से निकोटीन के कारण फेफड़े लगातार उत्तेजित होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप वायुकूपिकाएं जो हैं, जो श्वसन तंत्र का जो अंतिम भाग है वायुकूप का, उनकी भित्ति गलने लग जाती है। वो गल जाएंगी तो गैसों का आदान प्रदान सही ढंग से नहीं होगा। अब ऐसा होता क्यों? क्यों हम जब धूम्रपान करते हैं तो उसके कारण क्या होगा, जो फेफड़ों की जो प्रत्यास्थता है, फैलना सुकड़ना, वो कम हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके लिए और भी बता देता हूं, ध्यान से सुनना बेटा, समझने की बात है, एक ही बार में समझ में आ जाए कि आखिर डॉक्टर योग क्यों कहते हैं कि लंबी लंबी सांस लीजिए, हमें योगाभ्यास करना चाहिए। उसके पीछे रीजन है, जिस प्रकार से किसी किवाड़ के कब्जे को हम जितना खोलते हैं, जितना खोलेंगे बार बार उतना करेंगे, उससे ज्यादा नहीं खुलता है। क्यों? क्यों? हमने उसका उपयोग ही नहीं किया है। हमें जितना उपयोग था, जितना हमने उसका उपयोग किया, करते नहीं करते। ऐसे कब्जा खोला लगाया, खोला लगाया, खोला लगाया। अब इससे ज्यादा जब खोलने की आवश्यकता होगी तो उसमें परेशानी होगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जितना हमें चाहिए था, जितना हमने उपयोग किया, कभी आगे भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं था। ठीक उसी प्रकार जब हम सांस लेते हैं तो जितनी हमें आवश्यकता है, उसी आवश्यकता के अनुसार हम सांसों का लेन देन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं गैसों का। लेकिन कभी कभार जब अतिरिक्त गैसेस की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त वायु की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो उस समय कठिनाई होती है। क्यों? फेफड़े हैं उतने ही सुकड़ रहे हैं, फैल रहे हैं, सुकड़ रहे हैं, फैल। फ्यूचर के बारे में सोचा ही नहीं हमने, इसलिए हमें सुबह सुबह क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, जिससे फेफड़ों की जो प्रत्यास्थता है वह लगातार बनी रहे। ध्यान रखो बच्चों, सुबह योगाभ्यास करिए, लंबी लंबी सांसें खींचिए, जिससे जो फेफड़ों की जो संकुचन, जो प्रत्यास्थता है, वो लगातार बनी रहे। ठीक है बेटा। इसके बाद में अगला रोग आ जाएगा बेटा आपका निमोनिया। ये लिख लिया होगा आपने, निमोनिया रोग। ये भी फेफड़ों से संबंधित रोग है। इस रोग के अंदर कहते हैं कि फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है। क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। तो पानी तो होता ही होता है, तरल पदार्थ तो होता है, इसलिए उसको पानी कह रहे हैं। इसके अलावा उसमें मृत सेल्स होती है, WBC, मृत सेल्स WBC, वो भी भर जाती हैं। और भर जाने के कारण क्या होता है? फेफड़ों में सूजन आ जाती है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। यह जो रोग है मुख्यतः बच्चे और बूढ़ों में होता है। चौथा रोग बेटा आपका निमोनिया। कौन सा रोग है बेटा? निमोनिया रोग। यह है फेफड़े संक्रमित रोग है। तो बेटा इसको अगर हम नई स्टाइल से देखते हैं, निमोनिया, सबसे पहले रोग जनक का नाम लिख देंगे बेटा, क्यों होगा ये। अब चूंकि श्वसन संबंधित रोग है इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। रोग जनक स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी।
आपके सामने रोगजनक हो गया बेटा, नाम क्या हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इसमें अब क्या लिखें बेटा, इस रोग में फेफड़े संक्रमित होते हैं। प्रभावित अंग लिख दीजिए, शायद सीधे आप ऐसे लिख सकते हो, प्रभावित अंग हेडिंग डाल के अगर हम लिखते हैं तो इसको प्रभावित अंग। प्रभावित अंगों में लिख देंगे बेटा फेफड़े, फेफड़े प्रभावित होते हैं। अब इस रोग के बारे में लिख देंगे बेटा कि इस रोग में जो फेफड़े होते हैं और फेफड़ों में की जो वायुकूपिका हैं, इस रोग में फेफड़ों की जो वायुकूपिका हैं उनके अंदर तरल पदार्थ और मृत सेल्स, कौन सी, WBC, वो जब भर जाती हैं तो फेफड़ों में सूजन आ जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। यह रोग सामान्यतः बच्चे और बूढ़ों में होता है। उपचार बेटा कोई ब्रोंकोडायलेटिक का भी उपयोग करें, इसके अलावा एंटीबायोटिक औषधियों का सेवन करना चाहिए। लिख लीजिए बेटा इसको, निमोनिया को आप सबसे पहले रोगजनक लिख लीजिए, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। प्रभावित अंग लिख लीजिए बेटा आपके फेफड़े। इस रोग में फेफड़ों की वायुकूपिकाओं में 60 करोड़ होती है बेटा वायुकूपिका दोनों फेफड़ों में। वायुकूपिकाओं में तरल पदार्थ भर जाना, तरल पदार्थ एवं मृत पदार्थ कोष्ठक में WBC, श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। इस रोग में फेफड़ों की वायुकूपिकाओं में तरल पदार्थ एवं मृत पदार्थ भर जाने से, कहते हैं बेटा फेफड़ों में पानी हो गया, वही वाली चीज है ये, भर जाने से फेफड़ों में सूजन आ जाती है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है। ठीक है बेटा, सूजन आ जाती है जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। यह रोग डैश करके लिखेंगे बेटा, यह रोग बच्चे और बूढ़ों में, यह रोग बच्चे और बूढ़ों में होता है। वृद्धावस्था में होने की ज्यादा संभावना है, इसके अलावा बच्चों में भी यह रोग सबसे ज्यादा होता है। उपचार लिख देंगे बेटा हम, उपचार ब्रोंकोडायलेटर का उपयोग करना चाहिए, ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकोडायलेटर और एंटीबायोटिक औषधियों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है साहब, ये निमोनिया देखो ना, पहला रोग था आपका दमा, एलर्जन के कारण होता था। दूसरा था आपका ब्रोंकाइटिस, धूम्रपान के कारण होता था। तीसरा था आपका एम्फीसेमा, वो भी धूम्रपान के सेवन से होता था।
चौथा है आपका निमोनिया। ये जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया की प्रजाति है आपकी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। प्रभावित अंग फेफड़े हैं, अर्थात ये फेफड़ों से संबंधित रोग है, अर्थात इस रोग में फेफड़े संक्रमित होते हैं। अब संक्रमित क्यों होते हैं वो? क्योंकि इस रोग में जो फेफड़ों की जो वायु कूपिकाएं हैं, इस बैक्टीरिया के कारण मृत पदार्थ या जो WBC है या तरल पदार्थ वो भर जाता है। जब भर जाएगा तो इनके अंदर सूजन आ जाती है, फेफड़ों में सूजन आ जाएगी तो गैसों का आदान प्रदान सही ढंग से नहीं हो पाता है। फेफड़ों की प्रत्यास्थता का गुण कम हो जाएगा, वो संकुचित नहीं होंगे। ठीक, इसलिए फेफड़े संक्रमित होते हैं, जिसके पश्चात क्या होगा बेटा? सांस लेने में कठिनाई होगी। यह जो रोग है यह मुख्य रूप से बच्चे और बूढ़ों में होता है। किन में होता है बेटा? बच्चे और बूढ़ों में होता है। उपयोग उपचार की बात करें बेटा हम, तो ब्रोंकोडायलेटर और एंटीबायोटिक औषधियों का सेवन करना चाहिए। इसके बाद जो अगला रोग है बेटा वो है फेफड़ों का कैंसर। इस रोग को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे आप। सबसे पहले कैंसर का मतलब क्या होता है इसके बारे में बताएंगे हम आपको। पांचवा रोग है आपका फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों का कैंसर पांचवा। देखो सबसे छोटे से स्टार्ट करता हूं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? मूत्र। अर्थात प्रत्येक जीव में जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, अर्थात उनके अंदर पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसको कहते हैं संस्पर्श। क्या कहते हैं बेटा? संस्पर्श। सभी कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं और विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान भी करती हैं। इसको संस्पर्श कहते हैं। और सभी क्रियाएं एक नियंत्रित रूप से विभाजन करती हैं, एक नियमित रूप से विभाजन करती हैं, जिसको कहते हैं संपर्क। अर्थात जब कोशिका एक नियमित रूप से विभाजन करती है, कोश का विभाजन करती है, तो इसे हम संस्पर्श संदमन की क्रिया कहते हैं। मान के चलो आज 5 सेल्स डैमेज हुई हमारी बॉडी में और उनके स्थान पर 5 नई सेल्स बन गई, तो जाहिर सी बात है उसकी पूर्ति हो गई। भाई मान के चलो जमीन से हमने 1 घंटे से मान लो दो परात मिट्टी निकाली है, अगर उस 2 परात मिट्टी को वापस से भर दिया जाएगा तो लेवल हो जाएगा। अगर हम उसकी जगह ज्यादा मिट्टी डालेंगे तो क्या होगा? ढेर लगेगा। एक गांठ जैसी संरचना बनेगी। ठीक उसी जब सेल्स नियमित रूप से विभाजन करते हैं, अगर 5 सेल्स डैमेज हुई हैं और उनके स्थान पर 5 सेल्स बन जाती तो उसकी पूर्ति हो गई। लेकिन जब 5 सेल्स डैमेज हुई और 20 सेल्स बन गई नहीं, तो एक गांठ जैसी संरचना बनेगी नहीं बनेगी? उस गांठ जैसी संरचना को ही हम कैंसर कहते हैं। समझ में आ गया? जब शरीर में संस्पर्श संदमन की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है तो एक गांठ जैसी संरचना बनती है, जिसे हम कैंसर कहते हैं। समझ में आ गया? ये कैंसर समझ में आ गया, यानी कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन के फलस्वरूप, कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेंगी?
एक गांठ जैसी संरचना बन जाती है जिसे हम कैंसर कहते हैं। ये मुख्यतः धूम्रपान के कारण उत्पन्न होता है। यह जो रोग है ये मुख्यतः धूम्रपान के कारण उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि धूम्रपान के जो द्वारा है, धूम्रपान के द्वारा, क्योंकि धूम्रपान के द्वारा तंबाकू में उपस्थित निकोटीन फेफड़ों की कोशिकाओं को, फेफड़ों के कैंसर की बात कर रहे हैं। तो मैंने अभी बताया था अनियंत्रित जब कोशिका विभाजन हो जाएगा, कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन से एक गांठ जैसी संरचना बन जाती है, उस गांठ को हम कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कैंसर कहते हैं। और यह रोग मुख्यतः धूम्रपान के कारण उत्पन्न होता है, क्योंकि धूम्रपान के द्वारा तंबाकू में जो निकोटीन पाया जाता है वो फेफड़ों की सेल्स को अनियंत्रित विभाजन के लिए प्रेरित करता है, जिससे संपूर्ण फेफड़ों में एक गांठ बन जाती है, जिसे हम फेफड़ों का कैंसर कहते हैं। बचाव तो है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। उपचार की बात करें हम तो कैंसर का कोई भी उपचार नहीं, कोई भी मेडिसिन नहीं है जो कैंसर का इलाज कर सके। देखिए बेटा, कोशिकाओं के सेल्स के अनियंत्रित विभाजन से, ठीक है बेटा, कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन से सेल्स के अनियंत्रित विभाजन से एक गांठ जैसी संरचना बन जाती है, एक गांठ जैसी संरचना कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन के फलस्वरूप एक गांठ जैसी संरचना बन जाती है, जिसे कैंसर कहते हैं। ट्यूमर, जिसे कैंसर कहते हैं। यह रोग मुख्यतः, लिखिए बेटा आप साथ साथ, यह रोग मुख्यतः, यह रोग मुख्यतः धूम्रपान के कारण उत्पन्न होता है। धूम्रपान के कारण उत्पन्न होता है। कोशिकाओं के, देखो फिर बता रहा हूं बेटा मैं, कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं और विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान भी वो करती हैं। इसको कहते हैं संस्पर्श। और ये नियमित रूप से कोशिका विभाजन भी करती हैं, तो इसको कहते हैं संस्पर्श संदमन। लेकिन किसी कारणवश, धूम्रपान है, इसके अंदर निकोटीन है, तो इसके कारण जब कोशिकाओं में संदमन यानी संस्पर्श संदमन की क्रिया प्रभावित हो जाए तो एक ट्यूमर बन जाता है, एक गांठ बन जाती है, जिसे हम कैंसर कहते हैं। तो कोशिकाओं के अनियंत्रित कोशिका विभाजन के फलस्वरूप एक ट्यूमर गांठ जैसी संरचना बन जाती है, जिसे हम कैंसर कहते हैं। यह रोग मुख्यतः धूम्रपान के कारण उत्पन्न होता है, क्योंकि धूम्रपान से लगातार जब धूम्रपान करेंगे तो तंबाकू में उपस्थित निकोटीन, तंबाकू होता है, तंबाकू में उपस्थित निकोटीन फेफड़ों की सेल्स को कोशिकाओं को अनियंत्रित विभाजन के लिए, फेफड़ों की सेल्स को अनियंत्रित विभाजन के लिए, अनियंत्रित कोशिका विभाजन के लिए प्रेरित करता है, के लिए प्रेरित करता है।
कौन? निकोटीन। और निकोटीन किसमें है? तंबाकू में, जिससे संपूर्ण फेफड़ों में, जिससे संपूर्ण फेफड़ों में गांठ बन, ट्यूमर बन जाती, गांठ बन जाती, जिसे हम फेफड़ों का कैंसर कहते हैं। फेफड़ों का कैंसर कहते हैं। ठीक है बेटा, फेफड़ों की कैंसर की बात कर रहे हैं तो कोशिकाओं का जो अनियंत्रित विभाजन है उसके कारण एक गांठ जैसी ट्यूमर बन जाता है, जिसे हम कैंसर कहते हैं। यह रोग मुख्यतः धूम्रपान के कारण उत्पन्न होता है। जब हम लगातार धूम्रपान करते हैं तो तंबाकू जो है उसके अंदर एक मादक पदार्थ होता है, कौन सा बेटा? निकोटीन, उत्तेजक पदार्थ है। ये फेफड़ों की जो सेल्स हैं उनको अनियंत्रित सेल डिवीजन के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे गांठ बन जाती है संपूर्ण फेफड़े में, और उस गांठ को हम कैंसर कहते हैं। बचाव हो सकता है, उपचार तो कोई है ही नहीं, एंटीबायोटिक का सेवन करिए बस, कुछ लायक को बढ़ाया जा सकता है, बाकी इसका कोई समुचित और सही रूप से इलाज नहीं। बचाव धूम्रपान नहीं करना चाहिए। बचाव लिख देंगे बेटा हम इसमें, धूम्रपान का सेवन, धूम्रपान के सेवन से बचना चाहिए। देखिए बेटा, जितने भी तंबाकू प्रोडक्ट हैं हमारे देश में, जितने भी तंबाकू प्रोडक्ट हैं उन सभी पर केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा एक साफ अक्षरों में लिखा आता है कि तंबाकू के सेवन से कैंसर हो सकता है। अब आप ये भी सोचते होंगे, आपके मन में एक प्रश्न भी उठता है कि सर हमारे ताऊ जी कुछ नहीं खाते थे उनके कैंसर हो गया, या हमारे फला कुछ का सेवन नहीं करते उनके कैंसर हो गया, या उनके भी नहीं हुआ साहब। आप ये तो गलत बात है, और हमारे बगल में तंबाकू खाता है साहब उसके कुछ नहीं होता है। बात सही है, लिखा हुआ है साहब तंबाकू के सेवन से कैंसर हो सकता, पॉसिबिलिटी, संभावना है। कैंसर के जीन मेरी बॉडी में भी हैं, आपकी बॉडी में भी हैं, प्रत्येक व्यक्ति की बॉडी में है। ये नहीं है कि जो तंबाकू खाता है उसी के अंदर हो, जीन सबके अंदर है जो कि नियमित उसका विभाजन को प्रेरित करता है। एक बॉडी जो है नियमित रूप से जो कोष का विभाजन करती है उसका निर्धारण कौन कर रहा है? जीन ही तो कर रहा है। लेकिन किसी भी कारणवश, अब यहां हम सब एक विचार कर रहे हैं, एक आइडिया लगाते हैं कि तंबाकू क्यों, अधिक से अधिकांश जो पेशेंट हैं इस रोग के वो तंबाकू वाले ही हैं, इसलिए ऐसी संभावना तो जताई जाती है कि भाई तंबाकू के सेवन से कैंसर। जीन मेरे अंदर है, सबके अंदर है, किसी भी कारणवश ऐसा हो सकता है। लेकिन भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो कैंसर के पेशेंट हैं उनका जो रीजन है वो तंबाकू ही है। कि तंबाकू के अंदर जो उत्तेजक पदार्थ है, जो मादक पदार्थ है, वो होता है निकोटीन, और निकोटीन कैंसर का जनक, कैंसर का जनक है। इसलिए बच्चों हमको तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आगे अगली क्लास में आप साथ के साथ नोट्स बनाएं, लिखें और बेटा आप याद भी करें, क्योंकि समय ही नहीं है। अभी आप क्लासरूम में नहीं आए, सिलेबस बहुत लेंथी, इसलिए हमारा प्रयास है
कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपके कोर्स को सही समय पर समाप्त कराया जाए और जब रिवीजन होगा तो उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं